वेलकम टू तैयारीexamkey.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए फैकल्टी। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीए, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सेक्शन। आज का जो सेशन है वो हमारा करंट अफेयर के साथ में है। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो रेलवे का हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के साथ में, और आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और क्या क्या करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बैंक की बात करें तो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए 4 to 6 मंथ करंट अफेयर सफिशिएंट होता है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। बैंकिंग के अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्री और मेंस और इंटरव्यू 3 शिफ्ट में या कहें तो 3 फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट फेज अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज में तो नॉर्मली बैंक में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ पोर्शन आता है, और मेंस की बात करें तो मेंस में एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जिसे हम जीए कहते हैं। बैंकिंग में अगर हम जीए की बात करते हैं तो करंट जो सिनेरियो है उसमें लगभग 70 to 80% करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक पोर्शन आता है। बैंकिंग एग्जाम की हम बात करें तो करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑब्जरीज हैं, ये जो सारे जो सेक्शन होते हैं ये करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी का जो करंट अफेयर या एसएससी या अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो उस एग्ज़ाम में 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीटली अगर हम बात करें तो 1 ईयर का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। करंट अफेयर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर इसको आप स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह अगर लेते हैं तो आप अच्छे से किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट यह होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमें अगर पता रहती हैं तो हमें प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहाँ से कितना पढ़ना है और कितना हमें नहीं पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो 1 by 1 सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और मैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करता रहूँगा, और डेली क्विज़ेस भी, और वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स जो आपके लिए सूटेबल होगा वो सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सबसे पहले अगर क्लासेस की तो क्लासेस से पहले सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफीट इज नॉट द वर्स्ट ऑफ फेलोर्स, नॉट टू हैव ट्राइड इज द ट्रू फेलोर। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। एक लाइन याद आती है, ये कहा जाता है कि सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, पर अगर हम कोशिश ना करें तो ये गलत बात है। तो सिलेक्शन होगा ये श्योर है, उससे पहले हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। अगर हम बात करते हैं किसी भी सफलता की पहली शुरुआत पहले कदम से होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन के साथ सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो फर्स्ट न्यूज है, जेम्स एंडरसन बिकम्स फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट। जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो इस न्यूज़ में हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो करंट में नाम इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा टेस्ट बॉलर है या कौन सा फास्ट बॉलर है जिसने टेस्ट में 600 विकेट कंप्लीट किए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, जेम्स एंडरसन। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है, या दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि जेम्स एंडरसन फर्स्ट फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने कितने विकेट अचीव किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 600 टेस्ट विकेट। यह क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है कि जेम्स एंडरसन किस टीम से हैं। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की टीम से हैं और इन्होंने 600 टेस्ट विकेट कंप्लीट किए हैं और ये पहले फास्ट बॉलर हैं। अच्छा, अब अगर एग्जाम में बात करें तो पहले फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, और अगर हम बात करें तो इनसे पहले भी 3 बॉलर और भी हैं जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका से आते हैं,
जिन्होंने 800 विकेट्स कंप्लीट किए। और अगर हम बात करते हैं 800 विकेट्स, मुरलीधरन 800 विकेट्स। और अगर हम बात करते हैं शेन वॉर्न, अगर हम शेन वॉर्न की बात करते हैं तो शेन वॉर्न ने 708 विकेट। और अगर हम अनिल कुंबले की बात करते हैं, अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट फास्ट बॉलर कौन है तो जेम्स एंडरसन। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट किसने लिए हैं तो मुथैया मुरलीधरन ने कितने विकेट्स लिए हैं? मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं। अगर हम शेन वॉर्न की बात करें, मुथैया मुरलीधरन की बात करें 800 विकेट्स। अगर हम शेन वॉर्न की बात करें तो 708 विकेट्स। अगर हम अनिल कुंबले की बात करते हैं, अनिल कुंबले जो इंडियन स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं। विनेट टॉन्से हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। विनेट टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक नाम इंपॉर्टेंट है, विनेट टॉन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। अब अगर हम बात करें विनेट टॉन्स की, तो विनेट टॉन्स ने 1988 में एसबीआई पीओ के पद से स्टार्ट किया था, या कहें तो एसबीआई के पीओ थे 1988 में, और इन्हें अब एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। अगर हम एसबीआई से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, तो एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इट्स अ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वे बैंक्स होती हैं जिसमें 51% या इससे ज़्यादा का शेयर गवर्नमेंट का होता है, और एक होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक, वह बैंक जिसमें 51% और इससे एवब परसेंटेज की बात करें तो इसका जो शेयर होता है वो किसी प्राइवेट एंटिटी के पास होता है। अगर इंडिया में अगर हम करंट बात करें तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और एक एसबीआई को ऐड कर टोटल हो जाते हैं 12। तो करंट में अगर हम बात करें तो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक एसबीआई, टोटल 12 हो गए। एसबीआई से रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एसबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई को हम एसबीआई डे मनाते हैं, 1 जुलाई को ही हम जीएसटी डे मनाते हैं, 1 जुलाई को ही हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और 1 जुलाई को ही हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए डे भी मनाते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई के अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट है 1955। अगर हम बात करते हैं बैंकों की तो टोटल बैंकों की संख्या मैंने अभी आपको बताई। टोटल बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल बैंकों की संख्या है 12। और अगर हम नेशनलाइज्ड बैंकों की बात करें तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं,
और एक आपका SBI हो जाएगा, तो टोटल हो जाते हैं 12। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल्ड सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का एक पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया। अगर हम बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, जिसकी टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। हाँ, अगर हम बात करें तो SBI की, तो इसने एक गिफ्ट इंश्योरेंस जिसका नाम है सगुन, एक इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की है जिसका नाम है सगुन। अब एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम, और इसे स्टार्ट किसने किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया है। और अगर हम बात करें तो इस इंश्योरेंस से फ़ायदा क्या होगा? यह एक इंश्योरेंस है जिसमें हम किसी भी पर्सन को एज अ गिफ्ट इंश्योरेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हम अपने किसी भी रिलेटिव को अगर इंश्योरेंस गिफ्ट करना चाहें तो इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हैं। हमें उसकी डिटेल फिल करनी होगी, और डिटेल फिल करते ही ये इंश्योरेंस उसके नाम से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हम फैमिली में ही नहीं, अपने घर में जो भी ड्राइवर हैं या जो भी माली वगैरह हैं या किसी भी पर्सन को ऐसे भी जो हमारे घर में काम करता है उसे भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं या गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले, अगर आप 501 का 501 रुपये का अगर आप इंश्योरेंस गिफ्ट प्लान अगर लेते हैं तो इसमें 4.80 लाख अमाउंट रिफंड होता है, या कहें तो इतने का ये पॉलिसी है। तो 501 रुपये में 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। और अगर हम बात करें 1001 में या 1001 में तो इसका कवरेज है 10 लाख। अगर हम 2001 रुपये की बात करें तो इसका जो कवरेज है वो है 21 लाख। अच्छा, एक और बात है कि जो ये इंश्योरेंस है, अगर मान लीजिए अगर मेडिकल केसेस में अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मान लीजिए एडमिट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केसेस में आपको 15 डेज की ये फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें 2000 रुपये पर डे ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस इंश्योरेंस में। तो देखा जाए तो एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें किसी भी पर्सन को हम एक गिफ्ट के रूप में इस पॉलिसी को हम दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड राज्यसभा, तमिलनाडु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स टू वुमेन। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने या देने की सूची में सबसे ऊपर रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है किस योजना की बात कही जा रही है। योजना का नाम क्या है? मुद्रा योजना। योजना का नाम है मुद्रा योजना। और किस स्टेट ने टॉप किया है? अगर किस स्टेट ने टॉप किया है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु। योजना का नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगर बात करें मुद्रा योजना की तो मुद्रा योजना में 3 तरीके से लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। अगर हम शिशु की बात करें तो शिशु में अप टू 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर 50,000 से 5 लाख, और अगर हम तरुण की बात करें तरुण में अप टू 10 लाख। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम लोन प्रोवाइड करते हैं, और लोन की मैक्सिमम अगर अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होता है वो 10 लाख। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। दूसरा, मुद्रा योजना में 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं, शिशु,
किशोर और तरुण। अगर हम शिशु की बात करें, शिशु में लोन दिया जाता है 50,000 तक का। अगर हम किशोर की बात करें, किशोर में जो लोन दिया जाता है वो लोन दिया जाता है अप टू 5 लाख का लोन दिया जाता है। और अगर हम तरुण की बात करें तो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे अच्छा अभी अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर स्टेट कौन सा रहा है, तो तमिलनाडु रहा है। और अगर हम बात करें मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन कवरेज कितने का होता है, तो मैक्सिमम लोन कवरेज है 10 लाख का है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 10 लाख। और अगर बात करें शिशु, अगर हम शिशु लोन की बात करें तो लोन में मैक्सिमम 50,000। और अगर हम किशोर की बात करें, किशोर में मैक्सिमम 5 लाख। और अगर हम तरुण की बात करें तो तरुण में मैक्सिमम हो जाएगा 10 लाख। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से, चाहे वो किशोर का डेटा, चाहे तरुण का डेटा, चाहे वो शिशु का डेटा, या फिर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना लोन दिया जाता है ये पूछा जा सकता है। देखिए करंट अफेयर सेक्शन में सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट होती है, जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, और उस न्यूज़ से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने इसी न्यूज़ में बताई कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जैसे कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में अक्सर गलती क्या करते हैं, करंट अफेयर में गलती ये करते हैं कि हमने जो न्यूज़ सुनी बस उस न्यूज़ तक हम रह जाते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में तमिलनाडु सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। तो हम न्यूज़ेस इतनी पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम में केवल इतना ही नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में और भी डिटेल पूछी जाती हैं जिसे हमें पूरी तरह से तैयार करना है। तो 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि कैसे कैसे हमें चीज़ें पढ़नी है। अभी तक हमने आपको ये सारी न्यूज़ेस आपको डिस्कस कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट has revealed a dedicated debt and credit guarantee product named as structured finance and partial guarantee program for non-banking finance companies, microfinancial institutions। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, एनबीएफसी, माइक्रो वित्त संस्थान, एमएफआई के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। तो नाबार्ड ने एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं नाबार्ड से रिलेटेड क्या क्या सारे फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड की, सबसे पहले अगर हम नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए नाबार्ड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अक्सर गलती क्या होती है कि अक्सर नाबार्ड के फुल फॉर्म में एनए से नेशनल एग्रीकल्चर बच्चे गलती क्या कर देते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये एनए फॉर नेशनल, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनए फॉर नेशनल, एनए फॉर नेशनल, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। जब मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई, स्पेशलाइज्ड बैंक, बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि सभी बैंकों में क्या डिफरेंस होता है। तो नाबार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन जी.आर. चिंताला। अगर हम बात करें इससे पहले अगर हम बात करें तो नाबार्ड के चेयरमैन थे हर्ष कुमार भनवाल और करंट में नाबार्ड के चेयरमैन हैं जी.आर. चिंताला। नाबार्ड
रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक बनाया गया था। अगर हम नाबार्ड से अगर बात करें, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक कहने का मतलब कि इंडिया में जितनी भी बैंकें हैं उन सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई सभी बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अंतिम ऋणदाता। अगर बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसा आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड करता है। अगर बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वह पैसा बैंक को आरबीआई प्रोवाइड करता है। बैंक को आरबीआई प्रोवाइड करता है। आरबीआई से अगर हम रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, आरबीआई से अगर हम रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो आरबीआई रॉयल कमीशन या जिसे हम यंग हिल्टन कमीशन के नाम पर आरबीआई यंग हिल्टन कमीशन या जिसे हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था रॉयल कमीशन, जिसे हम यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ और आरबीआई इस्टेब्लिश होने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934। और अगर आरबीआई के नेशनलाइजेशन की बात करें तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949। अगर हम डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1949। तो ये था आरबीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। तो ये थी आज की क्लासेस जहां पर हमने आपको सारे करंट अफेयर डिस्कस किए। करंट अफेयर के साथ साथ मैं नेक्स्ट क्लासेस में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ में मैं कुछ क्विजेस डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। और अच्छा, एक और बात है, अगर हम आज की बात करें तो आज जो डे है वो नेशनल स्पोर्ट डे है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते थे या जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम हर साल स्पोर्ट डे मनाते हैं। तो आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इसी को हम नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।